देश की अदालतें, कानून, पुलिस, इन सब के बारे में हम सब बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन आज मैं एक मुकदमे की बात करूंगा। और कमाल ये है कि ये जो मुकदमे की कहानी है ये देश की सारी अदालतों को समेटती है। मतलब ये मुकदमा पहले ट्रायल कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 3 अदालतें और 6 बार तीनों अदालतों में सुनवाई। तो 3 अदालतें इस मुकदमे को कवर करती हैं। 6 बार घूम फिर कर ये अदालतों में उन्हीं में मामला पहुंचता है। एक शख्स को 3 बार सजाए मौत दे दी जाती है, फांसी, और वो शख्स 6 साल से फांसी का इंतजार कर रहा होता है। और आखिर में इस कहानी का क्लाइमेक्स आता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसकी हमने बहुत सारी बातें की। अभी हाल में आपको एक कहानी सुनाई थी, श्रद्धानंद और आफ्ताब पूनावाला केस। अभी 180 में या 182 में से 72-74 गवाह बाकी हैं। पता नहीं कब फैसला आएगा। हालांकि इसी देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर रिकॉर्ड है। एक मुकदमे का फैसला 7 दिन में आया था, एक का 10 दिन में आया था, एक का 13 दिन में आया था, एक का 15 दिन में आया था। आज जिस मुकदमे की कहानी सुनाना जा रहा हूँ, ये करीब 11 साल पहले इस देश का सबसे चर्चित मुकदमा था। उसकी वजह ये थी कि सिर्फ 13 दिनों में कोर्ट ने फैसला सुना दिया था। सिर्फ 13 डेज, 12 दिनों में सब कुछ हुआ। 12 दिनों में दोषी करार दे दिया गया और एक दिन बाद ही 13 दिन के अंदर अंदर फैसला और सजाए मौत। फास्टेस्ट डिसीजन था ये इस देश की फास्ट ट्रैक कोर्ट का। लेकिन इसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फास्टेस्ट डिसीजन के बाद अब जो सवाल उठ रहे हैं वो ये भी है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ एक आई वॉश है कि लोगों के गुस्से और उसको देखते हुए बस फास्ट ट्रैक में भेज दो, लोग खुश हो जाएंगे। उस मुकदमे का फैसले का अंजाम क्या होता फिर बाद? क्या सज़ा मिल पाती है या छूट जाते हैं? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो खासतौर पर सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है महिलाओं या बच्चों, पॉक्सको, इसी सब के लिए, यौन शोषण और सारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिर्फ 3% मामलों में बच्चों से रिलेटेड क्राइम, पॉक्सो में सज़ा मिल पाई है। सिर्फ 3%, 3%, 97% आरोपी छूट गए। यानी अगर बच्चों के साथ दुष्कर्म को कर्म करने वाले 100 ऐसे केस आए तो उनमें से 3 को ही सज़ा हुई, 97 छूट गए। खैर, ये आगे आज की कहानी जो बड़ी दिलचस्प कहानी है वहीं से शुरू होगी। ये पूरी आज सारी चीज़ों पे नज़र डाल देंगे। किशोर कुमार का मध्य प्रदेश में एक बहुत ही मशहूर जगह खंडवा, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ उनकी समाधि है, इसी खंडवा के करीब एक गांव है। और उसी गांव में 30 जनवरी 2013 को रामलाल नाम के एक शख्स की 9 साल की बेटी अचानक गुम हो जाती है। उन्होंने उसे गांव में एक दुकान में भेजा, वो लौटी नहीं, शाम हो गई। रात को उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। 30 जनवरी 2013 मिलती नहीं है। पुलिस को लगा गाँव की लड़की आ जाएगी, लेकिन जब लौटी नहीं अगले दिन भी, 31 जनवरी को भी, तो पुलिस ने पूछताछ की तो कुछ लोगों ने कहा कि एक शख्स जिसके साथ आखिरी बार उस बच्ची को देखा गया था, तो उस शख्स का नाम क्या था? तो उसका नाम था अनोखे लाल। 21 साल उम्र उस वक्त उस अनोखे लाल की। तो अब आखिरी शख्स जो था वो अनोखे लाल था, जो उस 9 साल की बच्ची के साथ देखा गया। बस इतना काफ़ी था। पुलिस अनोखे लाल के घर पहुंची। इत्तेफाक से वो घर पर था नहीं। शक और पुख्ता हो गया। इसके बाद अनोखे लाल को इस इंसिडेंट के 3 दिन के बाद पकड़ा गया। लेकिन इससे पहले होता है क्या कि जब 30 जनवरी को बच्ची गायब हुई, उसे ढूंढा गया, 31 को मिली नहीं। 1 फरवरी 2013 को गांव से कुछ दूरी पर एक खेत के किनारे झाड़ियों में एक बच्ची की लाश मिलती है और बाद में पता चलता है ये वही बच्ची है जो गायब हो गई थी। तो अब अभी बच्ची गायब थी, अब बच्ची का कत्ल हो गया। अनोखे लाल आखिरी शख्स था जिसके साथ देखा गया चश्मदीदों के मुताबिक। तो 1 फरवरी को ये बच्ची, इसकी लाश मिली और उसके 2 दिन बाद 4 फरवरी को अनोखे लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। अब ये हुआ कि ये 9 साल की बच्ची का कत्ल हुआ है। शुरुआती देखकर ये था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि भी हो गई। अब पुलिस ने पॉक्सो की धारा लगाई और सारी चीज़ें, और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को रेफर कर दिया गया। अब ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया। 4 फरवरी को अनोखे लाल गिरफ्तार होता है और 17 फरवरी 17 फेब यानी गिरफ्तारी के 13 दिन के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला सुना देती है।
फैसला ये किया अनोखेलाल उस बच्ची के कत्ल और उसके साथ रेप करने का गुनहगार है और उसे इसलिए फांसी की सज़ा दी जाती है। तो 13 दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक का ये ऐतिहासिक फैसला आया। उस वक्त मीडिया ने इसको खूब कवर भी किया, हम लोगों ने भी किया और ये भी कहा कि ऐसे फैसले जल्दी आए तो फिर क्या बात है, क्रिमिनल क्राइम करने से डरेगा। डेली सुनवाई हुई, चार्जशीट आनन फानन में दाखिल हो गई और उसके बाद ये सज़ा सुना दी गई। अब इसके बाद इस सज़ा के खिलाफ हाईकोर्ट गए अनोखेलाल के हाईकोर्ट पहुंचने पर हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ये सज़ा सही है, तुम्हारी फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बाद अनोखेलाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को देखा गया और कहा गया इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक काम करो, अगर लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला सुनाया है तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वापस फास्ट ट्रैक कोर्ट जाओ दोबारा और उस कोर्ट में जाकर अपील करो, तो ये हम हुक्म देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फरमान था तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को दोबारा ट्रायल करना पड़ा। अब दोबारा पहुंच गया उसी कोर्ट में जहां से फांसी की सजा हुई थी। अब जब दोबारा पहुंचा फिर से सारी चीजें हुई, लेकिन ट्राई कोर्ट ने दोबारा अपनी वही सजा बरकरार रखी। इस बार जज बदले हुए थे, फिर भी सजा बरकरार है। यह हुआ कि सजा मौत थी, फांसी। तो लोअर कोर्ट ने या फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2 बार फांसी की सजा सुना दी और अब तक ये मामला कहाँ गया? ट्रायल कोर्ट ने पहले फांसी सुनाई, वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए तो 3। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस लोअर कोर्ट में जाओ, लोअर कोर्ट में पहुंचे, लोअर कोर्ट ने फिर फांसी की सजा दे दी, तो हो गए 5। इसके बाद फिर इस दूसरी बार जो फांसी मिली, इसके बाद फिर पहुंचे हाई कोर्ट जो पहले फांसी की सजा बरकरार रख चुका था, यानी 3 फांसी। अब की बार हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले एक बार फिर से ट्रायल कोर्ट के पास भेज देते हैं, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास। अब आप स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। पहला मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजाए मौत, उसको चैलेंज किया, हाई कोर्ट में सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस ट्रायल कोर्ट में जाओ, ट्रायल कोर्ट में फिर से आए, ट्रायल कोर्ट ने फिर से दे दी फांसी, सजा बरकरार। इसके बाद आप फिर हाई कोर्ट पहुंचे, कायदे से हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हाई कोर्ट ने केस देखा और कहा ना, सुप्रीम कोर्ट इस बार नहीं भेजेंगे। उसने फिर ट्रायल कोर्ट को कहा ये मुकदमा आप फिर से एक बार देखिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब ट्रायल कोर्ट ने तीसरी बार उस केस की सुनवाई की और तीसरी बार सुनवाई की 20 मार्च, अब से ठीक है 11-12 दिन पहले अपना फैसला सुनाया और 20 मार्च को अनोखेलाल रिहा कर दिया गया। उसी फास्ट ट्रैक कोर्ट, उसी ट्रायल कोर्ट से जिस ट्रायल कोर्ट ने उसको 2 बार फांसी की सजा दी, जिसकी सजा को एक बार हाईकोर्ट ने बरकरार रखा, यानी 3 मौत, और उसी ट्रायल कोर्ट की तीसरी बार जब फिर से बहस शुरू हुई तो उसने उसको बरी कर दिया। 11 साल जेल में रहने और 6 साल तक फांसी के फंदे को गले में लटकने का इंतजार करते 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 आखिरकार अनोखेलाल 20 मार्च 2024 को छूट गया और वो बाहर आ गया। अब आप कहेंगे ये है क्या? ये अपने आप में केस स्टडी है कि कोर्ट 2 बार फैसले देती है उम्र कैद की, फिर तीसरी बार उसी कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट भी बरकरार रखती है, सुप्रीम कोर्ट नीचे भेजती है। तो ये गड़बड़ क्या है? एक शख्स अगर बेगुनाह है तो वो 11 साल जेल में क्यों रहा? और 11 साल रहा तो रहा, उसमें से आधे से ज़्यादा यानी 6 साल तक तो वो इसी डर के साए में रहा कि कब पता नहीं ब्लैक वारंट साइन हो जाए और उसको फांसी पे टांग दिया जाए, और वो बंदा अब छूट जाता है। तो अब आपको सच्चाई बताता हूँ इस केस की। इस केस में जब 4 फरवरी 2013 को अनोखेलाल गिरफ्तार किया गया, इसके बाद ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा। अब जब ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचने के मतलब नेक्स्ट डे ये फास्ट ट्रैक चार्जशीट दाखिल करने का भी था। 13 दिन में ये फैसला आया था। पुलिस ने 7वें दिन चार्जशीट दाखिल की, अरेस्टिंग के बाद 4 तारीख के बाद। 7वें दिन जब आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल की तो इन 7 दिनों में अनोखेलाल के पास वकील ही नहीं था।
जब आरोप पत्र दाखिल हुआ उसकी वजह ये थी कि पहले कोर्ट में कहा गया भैया एक वकील दे दो इसको कोई जो पैरवी करे। वो वकील साहब का नाम भी गया, वकील साहब मुकदमे में आए नहीं। फिर वह दूसरे वकील को दो, फिर दूसरे वकील साहब आए। तो वो वकील साहब उस दिन आ रहे हैं जिस दिन अदालत में चार्जशीट दाखिल हो रही है, यानी 7वें दिन इस मर्डर के और उसकी गिरफ्तारी के। अब ना वकील को कुछ पता, ना अनोखे लाल को पता कि मुझे बोलना क्या है, क्योंकि इधर चार्जशीट से पहले वकील बात करता अपने मौकिल से, समझता है केस को। यहाँ ये सब कुछ मौका ही नहीं मिला। इधर चार्जशीट, इधर वकील, और वकील को भी पता नहीं कि है क्या, उसको ये भी नहीं पता होगा कि केस क्या है। खैर, अब केस निपटाया जा रहा है। तो 7वें दिन चार्जशीट। अब अगले 6 दिन की कहानी सुनिए। अगले 4 दिनों में इस केस से जुड़े हुए 18 गवाहों को धड़-धड़ा कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। 4 दिन तक गवाही हुई। इस गवाही के अब तक के केस में एक और जो चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। अब एक रेप केस में आजकल टेक्नोलॉजी तब भी 2013 में आ चुकी थी, डीएनए तब भी था। शुरुआत की चार्जशीट में कहीं डीएनए का जिक्र ही नहीं था। आखिरी 2 दिनों में जब ये फैसला होना था, उससे पहले पुलिस ने डीएनए की रिपोर्ट शामिल कर दी, और उस डीएनए के बारे में तब तक अदालत को भी नहीं मालूम। तो 2 दिन पहले अदालत में डीएनए की रिपोर्ट आई। ये अपने आप में एक अजीब केस है कि जो केस जिसकी बुनियाद होनी चाहिए वो बाद में आ रही, क्योंकि यहाँ फास्ट ट्रैक मतलब फास्ट होना है। शायद आगे चलकर बताऊंगा आपको बड़े कोर्ट ने क्या कहा कि रिकॉर्ड बनाना था कि फास्टेस्ट जजमेंट दे रहे हैं। इस देश में इससे जल्दी फैसला नहीं हुआ, लोग खुश होंगे, पर खुशी के लिए आप कानून और इंसाफ को ताक पर नहीं रख सकते। जो बेसिक चीज़ें हैं कि पूरी सब कुछ गवाह आ गए, सब आ गए, उसके बाद आखिरी में पुलिस ने कहा रे चलो ये डीएनए रिपोर्ट भी इसमें जोड़ देते हैं 2 पन्ने। तो 4 दिनों में पुलिस ने सारी गवाही पूरी कर ली। इसके बाद अब 5वां दिन, क्योंकि 7 दिन में तो चार्जशीट हुआ, तो 7 और 4 11 दिन में सारी गवाही पूरी। 12 तारीख को पुलिस ने 11 तारीख को ही ये कहा कि अब हम केस का फैसला सुनाते हैं। तो 12 तारीख को केस का फैसला आया और उसमें दोषी करार दिया गया अनोखे लाल। तो ये 12वां दिन था जब उन्होंने कहा ये कल्प्रिट, ये रेप और मर्डर के लिए। अब सजा क्या दें, इसके लिए 13वां दिन तय किया गया। सब आनंद फानंद में हो रहा। 13वें दिन अब जज बैठे और उन्होंने कहा कि इसको फांसी, इससे कम सजा नहीं। तो 13 दिन में ये सब कुछ निपट गया। 4 दिन में 18 गवाह पूरे हो गए, 2 दिन में डीएनए फिने सब कुछ हो गया, उसके बाद कल्प्रिट ठहरा दिया गया और 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी सजा का भी ऐलान कर दिया गया। अब यहाँ पर जो मेन एविडेंस और सारी चीज़ें थी उसकी तरफ देखा नहीं गया, और उसके बाद जब हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ तो हाईकोर्ट ने भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी। अब इसी दौरान में दिल्ली लॉ जो में एक एनजीओ काम करता है, जो दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ के लोग हैं, उसका नाम है प्रोजेक्ट 39A। प्रोजेक्ट 39A ऐसे केसेस को लेती है जो खासतौर पर पॉक्सो और रेप और ये, और उन लोगों को जिनके कोई कानूनी सहायता नहीं मिलती, तो ये एक तरह का लीगल एड देते हैं, मदद देते हैं। तो दिल्ली की इस प्रोजेक्ट 39A को इसके बारे में पता चला। क्या एक तो वैसे ही अखबारों से पता चल गया कि 13 दिन में जजमेंट आ गया। उन्होंने इस केस पे स्टडी किया, फिर अपनी टीम भेजी। अब 39A अनोखे लाल का केस लड़ रही है। उसके बाद वो हाई कोर्ट पहुँचते हैं और फिर सब जगह बताते हैं। तो अब इस केस में जब हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो 39A की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई। अब इन्होंने उस केस को पढ़ने के बाद फिर उन्होंने जो कमज़ोर कड़ी है वो पकड़ी। उन्होंने कहा कि डीएनए और फॉरेंसिक की एविडेंस तो आपने दे दी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया कि असल में इस रिपोर्ट का मतलब क्या है। ये बस हाँ जी ये डीएनए है, मैच हो गया। कौन सी चीज़ मैच हुई? विटनेस आपने देखा? अब जब 39A प्रोजेक्ट कूदा इस केस में, तो इसके बाद हाई कोर्ट में पहुंच गया एमपी में। तब एमपी हाई कोर्ट ने 2 बार फांसी की सज़ा लोअर कोर्ट दे चुका था फास्ट ट्रैक। तब उन्होंने तीसरी बार भेजा फास्ट ट्रैक कोर्ट को कि अब आप देखिए। अब इधर प्रोजेक्ट 39A की टीम लीगल वो पहुंच गए। अब पहली बार उस लोअर कोर्ट में बहस शुरू हुई। बेसिक देखिए इस केस के फैसले की कमियां। ये पूछा गया कि अनोखे लाल को क्यों गिरफ्तार किया था, कोई सबूत? तो बताया गया बाकायदा चार्जशीट में है कि एक ने अनोखे लाल को उस लड़की के साथ आखिरी बार देखा था और उसके बाद वो लड़की गायब और फिर 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। तो इसका मतलब है वही शक के घेरे में है। अब 39A प्रोजेक्ट ने उस लड़की की पूरी डिटेल निकाली
और गवाह निकाले, पता चला कि अनोखे लाल उस लड़की से मिला था उस दिन 30 जनवरी 2013 को, लेकिन उसकी मुलाकात के 3 घंटे बाद कुछ और लोग भी उससे मिले थे। अनोखे लाल आखिरी शख्स नहीं था जो उस लड़की के साथ था, बल्कि उसके बाद और लोगों ने उसे जिंदा देखा। तो जब आखिरी नहीं था तो फिर शक के रडार से वो बाहर हो गया। चलो, लेकिन बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं। अब डीएनए की बारी आई। जब डीएनए की बारी आई तो पता चला डीएनए में साफ लिखा था, ना वकील, न पुलिस, न शायद कोर्ट ध्यान से ही नहीं दिया। उस प्रोजेक्ट 39A जो लीगल एड देते हैं, उन्होंने उस डीएनए रिपोर्ट को पकड़ा और डीएनए के एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कोर्ट में बुला लिया। अब उनसे पूछा रिपोर्ट के बारे में। उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वेजिनल स्वैब रेप के मामले में जो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें कहीं भी अनोखे लाल का कोई भी सैंपल उस विक्टिम से मैच ही नहीं किया, बल्कि वो सैंपल किसी और शख्स का है। अब वो कौन है नहीं मालूम, लेकिन वो अनोखे लाल नहीं है। इसका मतलब अनोखे लाल ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं किया, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि डीएनए को रिपोर्ट को आप झुटला नहीं सकते। और डीएनए के सैंपल से ही आया कि उसमें उसके स्वैब है ही नहीं अनोखे लाल के। तो जब है ही नहीं, कोर्ट में खड़े होकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यह बयान दिया, तो इसका मतलब है कोई तीसरा था। पर वो तीसरा कौन, खैर उसको छोड़िए, ऐसे तो पता नहीं तीसरे कौन कितने हैं। तो जब डीएनए के एक्सपर्ट्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ये बता दिया कि कहीं से भी ये साबित नहीं होता है कि ये है, बल्कि ये सैंपल किसी और का है, इसका मतलब है कल्प्रिट कोई और है। इसके बाद कोर्ट को लगा कि उसने गलत फैसला दिया है, और आखिरकार उसी कोर्ट ने इन 2 सबूतों और गवाहों, जो बहुत पहले भी इस पे वो नज़र पड़ सकती थी कि आखिरी विटनेस वो नहीं था, 3 घंटे बाद भी वो जिंदा थी और कुछ और लोगों ने उसे देखा था, उनकी गवाहियाँ थी। लेकिन चूंकि ये एक लड़का था 21 साल का, तो ये वाक़ यही कर सकता है। बाकी जो 3 घंटे में और लोगों ने देखा वो महिलाएं और लड़कियां थी, तो यह है कि वो तो कत्ल कर नहीं सकती हैं। तो इस वजह से पुलिस ने भी इसको दबोच लिया और आसान शिकार था। और डीएनए की रिपोर्ट आई है, सैंपल मैच नहीं कर रहा है, और फिर भी कोर्ट में इसलिए वक्त नहीं मिला। अच्छा, सारी जो बहस, गवाह, सबूत जो पेश किए जाते हैं अमूमन लोअर कोर्ट में ही होते हैं, तो कोर्ट ने भी अनदेखी कर दी कि डीएनए मैच नहीं कर रहा, वरना उसी वक्त ये फैसला आ जाता। खैर, तो अब ये सारी चीज़ें हो गई। जब ये हुई तो फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और उसी कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने 2 बार फांसी की सज़ा दी थी, इस बार भी जज साहब बदल गए थे। उनके फैसले की चंद लाइनें सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। उन्होंने अपने इस अनोखे लाल को बरी करते हुए जजमेंट में लिखा है कि निचली अदालत ने, यानी कि कोर्ट ने, जल्दबाजी और लापरवाही से मुकदमे को आगे बढ़ाया। गिरफ्तारी के 9 दिनों के अंदर जांच पूरी कर ली गई। गिल्टी करार देने के बाद 1 दिन के अंदर उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। जबकि जब आप गिल्टी करार देते हैं तो उसके बाद भी बहस के लिए दोनों पक्षों को आपको 2 दिन देना पड़ता है। यहाँ 2 दिन भी नहीं मिले, एक ही दिन में अगले दिन काम। और सिर्फ 12 वर्किंग डेज, कायदे से ये 13 दिन में फैसला नहीं था, क्योंकि 12 दिन में तो निपट गया था। 12 वर्किंग डेज के अंदर सारी कार्रवाई कानूनी पूरी कर ली गई, और 13वें दिन उसको सजाए मौत दे दी गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट और कड़ी लाइन थी इसमें, कि सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इंसाफ कम और अदालत को मुकदमे का फैसला रिकॉर्ड टाइम में करने की जल्दबाजी थी। अब यहीं से एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो जाता, और वो ये कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसका फ़ायदा अक्यूज़ को होता है? क्योंकि आप इतनी जल्दी कैसे आप सब कुछ निपटा देंगे 10, 12, 15 दिन में, और यहाँ हेडलाइन और ब्रेकिंग चलती है 7 दिन में। अभी चंडीगढ़ में एक आया, 7 दिन में उसको एक मर्डर के मामले में सज़ा दे दी थी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, एक 10 दिन में दे दिया। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड क्या है? 14th फाइनेंस कमीशन ने पहली बार, जब ये निर्भया हुआ था उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ ध्यान दिया था, और तब ये ऐलान हुआ था कि 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारे देश में खुलेंगे। लेकिन 1800 में से खुले सिर्फ आज की तारीख तक बता रहा हूं 843 या 850 रख लीजिए आप। 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट होने थे, लेकिन हैं हमारे पास करीब 850, मतलब 1000 भी नहीं है। अब एक रिपोर्ट है जनवरी 31,
2023 31 जनवरी 2023 तक 843 फास्ट ट्रैक कोर्ट पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हैं और इनमें जो टोटल केस हैं करीब 15 लाख से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेंडिंग केसेस 15 lakhs। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेंडिंग केसेस की तादाद लास्ट ईयर करीब 30% बढ़ गई। हाईएस्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के जो पेंडिंग केसेस उसमें नंबर 1 पे यूपी है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे तमिलनाडु है, नंबर 4 पे वेस्ट बंगाल है, नंबर 5 पे असम है। इसके अलावा जिसके लिए बनाया गया था फास्ट ट्रैक कोर्ट वो था पॉक्सो, और सिर्फ अकेले पॉक्सो में मैं बात करूं जनवरी 2023 तक की तो 2.43 लाख, लगभग 2.5 लाख केस पेंडिंग पड़े पॉक्सो के, 2.5 लाख। कई फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले तो ऐसे हैं जो पिछले 6 से 7 साल से फास्ट ट्रैक कोर्ट में। अब सोचिए फास्ट हैं या सुस्त हैं पता नहीं। अब इनकी कन्विक्शन रेट पर आ जाइए। सिर्फ 3% कन्विक्शन रेट जो है इनका पॉक्सो में है। करीब 2,68,038 केसेस थे पॉक्सो के फास्ट ट्रैक कोर्ट में। इनमें से सिर्फ 8,900 के करीब इनमें कन्विक्शन दिया, और उनमें एक कन्विक्शन ये भी था जिसकी अभी कहानी सुना जो बरी ही हो गया आप। तो 3% कन्विक्शन रेट है। जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ है वो ये है कि एक आम केस अदालत में अगर बहुत ज़्यादा कुछ ना हो तरीके से, जज व छुट्टी पे ना हो, वकील भी टाइम पे पेशी तारीख बर्बाद ना करें, तो एक आम कोर्ट में जिसमें फास्ट ट्रैक में जाने की ज़रूरत नहीं है वो 133 दिन में केस का निपटारा कर दिया जाता है। कहते हैं 133, वरना तो 40 साल भी। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो एवरेज है वो 122 डेज, यानी सिर्फ 11 दिन का हेर फेर है मेन कोर्ट में और फास्ट ट्रैक कोर्ट में। अब इनमें से भी है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक मुकदमे के लिए जो अगर जैसे ये 13 दिन में निपट गया, आपने 1 महीना 2 महीने में निपटा दिया, तो लगभग 2.25 लाख रुपए का खर्च आता है। 2.73 लाख से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान जो खर्चा होता है, वकीलों की फीस अलग है, उसको छोड़ दी। तब ये देखिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के कन्विक्शन रेट सिर्फ 3%, 15 लाख से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेंडिंग केसेस, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस का फैसला जल्दबाजी में सुनाने का रिकॉर्ड बनाने का अंजाम कि एक अनोखे लाल जैसा शख्स जिसको एक ही कोर्ट 2 बार फांसी की सज़ा, हाई कोर्ट उस फांसी की सज़ा को बरकरार, यानी उसे 3 बार मौत की सज़ा मिलती है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, 6 बार अदालतों के चक्कर काटता है ये मुकदमा, और आखिरकार 6ठी बार 11 साल की कैद के बाद अनोखे लाल को बरी कर दिया जाता है। अब उसकी उम्र करीब 32 साल है। अब इन 11 साल का हर्जाना कौन देगा? क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में तो साफ है कि वो मैच ही नहीं किया सैंपल, मतलब कोई और है। और इससे भी बड़ा कि हर्जाना छोड़ दीजिए, मतलब उस 9 साल की बच्ची का जो भी रेपिस्ट और कातिल है वो तो 11 साल से खुला घूम रहा है और हंस रहा होगा कानून और पुलिस पर कि देखो किसको उठाकर इन्होंने 3-3 बार फांसी दे दी, मैं यहाँ ऐश कर रहा हूँ। ऐसे केसेस को, और ये तो वानगी है, ईमानदारी से सच कहूँ तो आपको इस देश में बहुत सारे इंटीरियर ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ मीडिया भी पहुँच नहीं है, या पहुँच होती है तो लोकल न्यूज़पेपर में ही खबर दम तोड़ देती है, किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, नेशनल मीडिया का इंटरेस्ट भी नहीं होता है कि काम गरीब किसान इन लोगों के मुकदमे में क्या रखा हुआ है, है ना, टीआरपी तो मिलना नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केस यूं ही गुम रहते हैं और दम तोड़ देते हैं। न जाने ऐसे ही कितने बेकसूर भी फंसे रहते हैं, और न जाने ऐसे ही कितने रेपिस्ट और कातिल आज़ाद हैं, जैसे खंडवा के इस गांव की उस 9 साल की बच्ची का। तो इस फैसले पर और फास्ट ट्रैक कोर्ट की जितनी जानकारी थी आपको दी है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। पर कहानी खत्म करूं उससे पहले भाई अपना सिलसिला, आज श्याम वर्मा इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्याम। और ये गौरव वर्मा के बेटे हैं। साथ ही हैप्पी बर्थडे रचेल रियाज,
ये फिलीपींस में है। तो हैप्पी बर्थडे रचल, गॉड ब्लेस यू। और भेजा है इमरान इकबाल। साथ ही रूबी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रूबी। और ये अजय शर्मा की वाइफ है, अजय शर्मा मेहता, बल्कि इनका कल था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा शंभू नारायण, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शंभू। भेजा है कुलदीप ने। खलीकुर रहमान, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। आयुष भगेरवाल, प्रिया जी और युवराज, थैंक यू सो मच आप तीनों का। और इन्होंने कहानी की फरमाइश भी की है। कीर्ति चाकियाल, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। राहुल मजुलकर, इन्होंने कहा आजकल बहुत ट्रोल कर रहे हैं लोग हार्दिक पांड्या को, ट्रोलिंग हो रही है, तो आपकी क्या राय है? राहुल मंजुलकर साहब, आपने गलत शख्स से सवाल पूछ लिया। बहुत ईमानदारी से जवाब देता हूँ। हार्दिक पांड्या की जो ट्रोलिंग हो रही है उस पर मैं अपनी राय नहीं दूंगा, बस एक ही लाइन कहूँगा, आप समझ जाएंगे कि मुझे भी अच्छा लग रहा है, बाकी आप समझ गए होंगे। लीला, थैंक यू सो मच एडिलेड से। राजेश शर्मा, थैंक यू सो मच। रॉबिन सिंह, बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरी आंखें भी खुली। वोंगचुक, उनकी जो स्टोरी सुनाई थी आपको कि देर आए दुरुस्त आए, हाँ मुझे देर आया, हालांकि इसमें गलती मेरी है, क्योंकि मुझे याद है दीपक ने बहुत पहले मुझसे कहा था कि ऐसी ऐसी स्टोरी आपको करना चाहिए सर, तो मैंने कहा था करूँगा, लेकिन फिर बीच में कुछ और चीज़ें आ गई, मुझसे वो छूट गई। लेकिन हाँ गलती थी, बहुत लेट किया, आइंदा ख्याल रखूँगा ऐसी खबरें ज़रूर वक्त पर आप तक पहुँचाएँ। तो आज कहानी में